जी दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो के थंबनेल पे शोले फिल्म का एक सीन जो है वो इस्तेमाल किया था। और उसके बाद फिर मुझे बड़ा मज़ा आया शोले फिल्म के थोड़े से मैंने जो सीन्स देखे। चलिए आज फिर हम बात कर लेते हैं मनोरंजन पे। इसमें भी कुछ आप लोगों को सीखने के लिए सबक हैं, तो वो हम डिस्कस करते हैं। वो ये कि शोले फिल्म जो थी, अच्छा मेरा मिजाज ये है कि जब किसी चीज़ की मुझे बहुत ज़्यादा लोग कहें ना कि जनाब ये चीज़ बड़ी अच्छी है, ये चीज़ बड़ी अच्छी है, तो जब बहुत ज़्यादा एक चीज़ फेमस हो जाए तो मुझे उससे खामखा चिढ़ हो जाती है। तो शोले फिल्म जो है 1972 में, शायद 71 में रिलीज़ हुई। मैंने इसको बहुत लेट देखा। तो जो बात कर रहा है वो शोले की बात कर रहा है, यार शोले फिल्म जो है बड़ी ज़बरदस्त है, यार शोले फिल्म जो है बड़ी ज़बरदस्त है। अब मुझे चिढ़ हो गई, मगर क्या शोले शोले यार, क्या फिल्म, ऐसी क्या फिल्म होगी। तो मैंने उसको तनकीदी नज़र से देखने का इरादा किया। और फिर जब मैंने शोले फिल्म देखी तो यार वो एक अजीब कमाल की चीज़ है। यानी मैं आपको शोले की फिल्म का एडवर्टीज़मेंट नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक ऐसी फिल्म बनी कि ना उससे पहले कभी इंडियन पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री, बरसगीर की फिल्म इंडस्ट्री ने ऐसी कोई फिल्म बनाई, और ना शायद उसके बाद कोई फिल्म बन पाएगी। उसका फिर थोड़ा सा उसको इस्तेमाल करते हुए एक जोशीले फिल्म बनाई, शायद अनिल कपूर की और सनी देओल की थी, लेकिन वो शोले वाली बात फिर किसी फिल्म में पैदा ही नहीं हो पाई। वो एक ऐसी फिल्म बन गई कि बस वो कहते हैं ना, शाहकार बन जाता है, उसके लिए आप कितना भी प्लान करते रहें, ये बात होती है नसीब। वो मुझे कोई बता रहा था कि वो जो उनके जो उस फिल्म के जो डायरेक्टर थे सलीम और जावेद, ये दो अफराद थे या शायद एक अफराद थे। तो वो कहने लगे जब फिल्म जो है शोले जनाब जब रिलीज़ हो गई और उसकी जो शोहरत हो गई, तो हमने अपना मुआवजा जो था वो हीरो के बराबर कर दिया। तो हम फिर जो फिल्म की हम कहानी लिखते थे तो हम पूछते थे हीरो कितने पैसे लेता है। तो जितने पैसे हीरो लेता था हम उतने ही पैसे चार्ज करते थे, और फिर लोगों ने दिए भी हमें। तो उनका कि जनाब हमारा दिमाग ख़राब हो गया। तो लोगों ने पूछा भाई आपका दिमाग क्यों ख़राब हो गया। कहने लगे यार वो शोहरत ही ऐसी थी, वो कामयाबी ही ऐसी थी, हमें तो छोड़ें। वो फिल्म में एक कैरेक्टर है सांभा, उस सांभा ने पूरी फिल्म में 3 शब्द या 3 लफ्ज़ बोले। उससे पूछता है गब्बर सिंह के, ए सांभा सरकार कितना इनाम रखे हैं हम हमारे सर पे। तो वो कहता है सरकार 50,000। कहना ये जुमला उसने बोला है सरकार 50,000, पूरी फिल्म में 3 उसने लफ्ज़ बोले, सरकार 50,000। और उसके बाद उस सांभा के इतने नखरे हो गए थे कि अगर हम उसको कॉल करते थे कि यार वो उसको बुलाओ, तो उसका कोई असिस्टेंट उठाता था और कहता था साहब मैं देखता हूँ कि साहब है नहीं। तो हम लोग हंसते थे कि भाई क्या है, एक कमरे के मकान में कहाँ देखेगा, तो नज़र घुमा के देख, इधर ही बैठा होगा, दे उसको फ़ोन। लेकिन क्या था कि वो शोहरत ही ऐसी थी, वो कामयाबी ही ऐसी थी कि लोग जो थे वो आपे से बाहर हो गए थे। सुना है कि दिलीप कुमार को और शत्रुघ्न सिन्हा को इस फिल्म में पहले काम करने की ऑफ़र हुई और उन दोनों ने मना कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये उनकी बैड लक थी या गलत फैसला था। फैसलों के बारे में मैं हमेशा कहा करता हूँ कि फैसले जिस वक्त इंसान कर रहा होता है उस वक्त मालूम नहीं होता कि फैसला सही है या गलत है। वो फैसला जो है वक्त बताता है कि फ़ैसला सही था या गलत था। बरसगीर से गोरे चले गए, फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग हो गया। अब पाकिस्तान अलग करने का फ़ैसला सही था या गलत था, ये उस वक्त किसी को नहीं मालूम था। उस वक्त जो थे वो मुसलमान जोश में नारे लगा रहे थे कि जनाब कट के रहेगा हिंदुस्तान और बन के रहेगा पाकिस्तान, या बट के रहेगा हिंदुस्तान बन के रहेगा पाकिस्तान। अब वो फैसला गलत था या सही था, ये आइंदा आने वाले वक्त ने करना था। अब अगर पाकिस्तान बहुत ज़्यादा तरक्की कर जाता, जो शुरू में 70s में की, तो जनाब पाकिस्तान बनाने का फ़ैसला सही था। लेकिन अगर पाकिस्तान जो है वो डाउन हो गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, तो फ़ैसला पाकिस्तान बनाने का गलत था। इसी तरह फिर पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हो गया। अब बांग्लादेश अलग होने का फ़ैसला सही था या गलत था, आज की तारीख़ में देखें तो बंगालियों ने सही फ़ैसला किया।
तो वक्त बाद औक़ात बताता है कि फ़ैसले जो आप करते हैं वो सही है या गलत है। उस वक्त दिलीप कुमार ने या शत्रुघ्न सिन्हा ने जो भी फ़ैसला किया होगा उन्होंने अपने हिसाब से सही फ़ैसला किया होगा, लेकिन वक्त ने साबित किया कि उनका फ़ैसला गलत था और उस फिल्म में जिसने भी काम किया वो हिट हो गया। इवन कि वो बड़े मियाँ जो काम कर जिन्होंने एक दो जुमले थोड़ा सा उनका रोल है कि अरे इतना सन्नाटा क्यों है भाई, वो जुमला तक हिट हो गया। यानी वो एक ऐसी फिल्म थी जिसका हर डायलॉग जो है, हर जुमला जो था, हर सतर, हर लाइन उसकी जिसने भी कही वो अमर हो गई। वो जनाब आज तक लोगों के दिलों पर कायम है। तो ये बातें होती हैं नसीब की, लेकिन नसीब के साथ साथ कोशिश भी बहुत होती है। अब हम मिसाल लेते हैं, अच्छा चलें फिर दिलीप कुमार की हम बात करते हैं कि दिलीप कुमार जो थे वो एक पेशावर में एक सब्ज़ी फरोश या फल फरोश के घर में पैदा हुए। नसीब ने उनको मौका दिया, कोई हीरोइन थी, मैं उनका नाम इस वक्त भूल गया हूँ, उन्होंने इनको सब्ज़ी बेचते हुए देखा, इन्होंने कहा यार इसका तो चेहरा जो है वो फिल्म के लिए आइडियल है। उन्होंने उनको चांस दिया और क्योंकि इनमें टैलेंट था वो अपने टैलेंट के बल पर चलते चले गए। तो ये नसीब ने उनको मौका दिया और टैलेंट ने उनके टैलेंट ने उनको आगे बढ़ा दिया। दिलीप कुमार का एक सेइंग है जो कि मैं बड़े लोगों के कॉल में अखबार में शामिल करता हूँ कि शोहरत वो दरिंदा है जो इंसान को फाड़ खाता है। इस पर जितना मैं गौर करता हूँ मैं हैरान होता हूँ कितनी गहरी बात की कि जब इंसान शोहरत उसको मिल जाती है उसके बाद वो पागल हो जाता है। शोहरत जो है वो बड़ी अच्छी चीज़ भी है लेकिन बड़ी तकलीफ़देह चीज़ भी है। और शोहरत को हज़म करना, एक दौलत को हज़म करना और एक शोहरत को हज़म करना, उरूज को हज़म करना बड़ा मुश्किल होता है। और ये नेचर ऑफ द लॉ है कि जिस चीज़ को उरूज मिलता है उसको ज़वाल ज़रूर होता है। हर चीज़ को उरूज है और हर चीज़ को जिस चीज़ को भी उरूज है, सॉरी हर चीज़ को उरूज नहीं है, जिस चीज़ को भी उरूज है उसको ज़वाल ज़रूर है। और उरूज के बाद जब ज़वाल मिलता है तो बहुत मुश्किल होता है उसको हज़म करना। चंद ही लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनके आसाब, जिनके गट्स इतने मजबूत होते हैं कि वो उसको डाइजेस्ट कर पाते हैं, उसको बर्दाश्त कर पाते हैं। तो मैं दिलीप साहब की बात कर रहा था कि जैसा कि मैंने बताया कि मेरी नेचर ये है कि दिलीप कुमार को जब तक मैंने नहीं देखा था, जब तक बड़ा शोर सुना था दिलीप कुमार, लोग दीवाने दिलीप कुमार के, पाकिस्तान में भी दिलीप कुमार का बड़ा चर्चा। तो मैंने कहा यार क्या दिलीप कुमार है, उसकी तस्वीर देखी, मैंने कहा आम सा आदमी है, इससे तो हमारे जनाब वहीद मुराद बहुत खूबसूरत है, इससे हमारे मोहम्मद अली जो है बड़ा पर्सनैलिटी आइडियल है, लंबा चौड़ा, और तो दिलीप कुमार क्या चीज़। लेकिन जब मैंने उनकी फ़िल्म देखी, एक फ़िल्म देखी, दूसरी फिल्म देखी, तो मुझे मज़ा आना शुरू हो गया और मेरी समझ में आया कि नहीं यार दिलीप कुमार में कुछ अजीब बात है। और वो अजीब बात ये है कि मैं उसको आसान अल्फाजों में बयान करूँ कि वो शायरी जो है इंसान को बड़ा मशहूर कर देती है, बड़ा मस्त कर देती है। तो दिलीप कुमार साहब जो बोलते थे, जो नस्र में बोलते थे, वो ऐसे बोलते थे जैसे कि वो शायरी हो जाती थी। उनका एक एक लफ्ज़ जो है कि जुमला जो था वो ऐसा लगता था जैसे शायरी कर रहे हैं, और उस लहजे की वजह से बहुत पॉपुलर हुए। अच्छा, पॉपुलर होने के बाद फिर वही हुआ कि ज़वाल भी आया, फिर उनको जो है बुरा वक्त देखना पड़ा, लेकिन उन्होंने बुरे वक्त को हौसले से बर्दाश्त किया। और फिर 80s में उनका दोबारा हम देखते हैं कि दोबारा उनको अच्छी फिल्में मिलना शुरू हुई और अच्छी फिल्में की उन्होंने, और फिर वो अपने जो जिस चीज़ के लिए मशहूर थे वो कामयाब हुए। इसके बरखिलाफ़ हम देखते हैं इस तरफ अगर आते हैं पाकिस्तान में, तो हमारे एक हीरो जो थे वहीद मुराद साहब, जो मेरे फेवरेट हीरो थे, बहुत क्लास के हीरो थे। उनमें प्रॉब्लम ये थी कि वो वर्सटाइल एक्टिंग नहीं कर सकते थे। उनका एक ही इमेज बन गया था, चॉकलेट हीरो, रोमांटिक हीरो। तो लोग रोमांस के हवाले से उनको पसंद करते थे, और लोग कहते हैं कि उन्होंने फिल्मी दुनिया पे या पर्दा सीमी पे, सिल्वर स्क्रीन पे राज किया। तो वाकई वहीद मुराद का एक दौर ऐसा था कि वो टॉप पर थे, अपने फ़न की बुलंदियों पर थे, और ऐसी ज़बरदस्त उनकी एक्टिंग के जनाब जिस हीरोइन के साथ उन्होंने काम किया वो फिल्म हिट हो गई। उनकी जोड़ी ज़ेबा के साथ बनी, शबनम के साथ बनी, रानी के साथ बनी। उन्होंने उरूज देखा, कम उम्री में उरूज देख लिया। वो उरूज वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। उनको ये नहीं मालूम था कि जब उरूज आता है तो उसका ज़वाल भी आता है। और उसके बाद जब उन्होंने ज़वाल देखा तो उस ज़वाल को बर्दाश्त नहीं कर पाए,
और कुछ लोग कहते हैं ख़ुदकुशी कर ली, कुछ लोग कहते हैं कि बला की शराब नोशी में वो हो गए थे, कुछ लोग कहते हैं डिसार्ट हो गए थे। बहरहाल 42 ईयर्स की एज में वो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। तो बहुत खूबसूरत अदाकार थे, उनका हेयर स्टाइल एक बड़ा डिफरेंट था, उनका रोमांस का स्टाइल बड़ा डिफरेंट था, लेकिन वो उनकी प्रॉब्लम थी या उनका एक मिजाज था, वो कहते थे मैं लाउड डायलॉग नहीं बोलूँगा, मैं चीख कर बोलना पसंद नहीं करूँगा। तो वो अक्सर फिल्मों को इसलिए रिजेक्ट कर दिया करते थे कि हमारी इंडियन पाकिस्तानी फिल्मों में जब तक हीरो चीख के बात ना करे कि मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर दूँगा, ललकारे ना, तो वो हीरो नहीं होता। जिसके लिए अमिताभ मशहूर है कि जनाब वो एंग्री यंग मैन के रोल में ज़बरदस्त रोल करते हैं। तो अमिताभ बच्चन हो गए या दिलीप कुमार हो गए, ये वर्सटाइल एक्टर्स थे। जबकि आप जितेंद्र को देख लें, देवानंद को देख लें, ये लोग वर्सटाइल एक्टिंग नहीं कर, खूबसूरत एक्टर्स थे। वहीद मुराद के साथ भी ये प्रॉब्लम थी कि वर्सटाइल एक्टिंग नहीं कर सकते थे, चीख के बात नहीं कर सकते थे, उनका मिजाज था, वो कहते थे बात आहिस्ता से भी तो हो सकती है, मैं चीख के क्यों डायलॉग को डिलीवरी करूँ। तो वो मिजाज को नहीं समझ सके, फिल्म बिनों के मिजाज को नहीं समझ सके, और फिर उन्होंने जवाल देखा, और वो जवाल जो है उनको मौत के अंधेरों तक ले गया। तो बात हो रही थी कि जनाब उरूज और जवाल क्या होता है, तो आप कहेंगे जनाब ये सब इसमें हमारी जो है वो हमारे लिए क्या सबक है। देखिए, सबक इंसान लेना चाहे कहीं से भी ले सकता है। मुकेश का एक गाना है जो मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ कि वो एक हसरत थी कि आंचल का मुझे प्यार मिले, मैंने मंजिल को तलाशा मुझे बाजार मिले। गाना है, मेरे ख्याल में शायद मनोज कुमार पे फिल्माया गया। उस गाने में एक शेर है कि आदमी चाहे तो तकदीर बदल सकता है, सारी दुनिया की वो तस्वीर बदल सकता है, आदमी सोच तो ले उसका इरादा क्या है। ये 3 मिसरे जो हैं वो मेरे दिमाग पर ऐसे लगे, मैंने कहा इंसान जो है, कहते हैं ना तकदीर, यार तकदीर सब कुछ है, नसीब सब कुछ है, लेकिन इस शेर ने कहा है कि नहीं, इंसान में अगर विल पावर हो, अगर वो जान मार के कुछ करना चाहे तो वो तकदीर तो छोड़े, वो सारी दुनिया की तस्वीर बदल सकता है। आदमी सोच तो ले उसका इरादा क्या है, पहले डिसाइड करो कि तुमने करना क्या है। तो सबसे पहले आप डिसाइड करें मैंने जापानी ज़ुबान सीखनी है, क्यों सीखनी है, और जब एक दफ़ा फ़ैसला कर लें तो हमारे जिन्ना साहब का भी ये बड़ा अच्छा कॉल है कि काम करने से पहले 100 दफ़ा सोचो, और जब फैसला कर लो तो फिर उसके ऊपर खड़े हो जाओ पूरी ताकत से। तो पहले फ़ैसला करें। ये जितने भी लोग कहते हैं ना कि ना हमें जापानी बहुत मुश्किल लगती है सर, हमसे जापानी नहीं होती, इन्होंने फ़ैसला नहीं किया। आप फैसला करें कि आपने जापानी करनी है, बस जब आपने ठान लिया कि आपने करनी है, कोई आपको नहीं रोक सकता, कोई आपको कामयाबी से नहीं रोक सकता। और फिर मैं आपको बता दूं, ये सबसे आसान पढ़ाई है जो आपको कामयाबी की बुलंदियों तक ले जा सकती है। आप MBA कर लें, आप फिज़िक्स में मास्टर्स कर लें, आप कंप्यूटर साइंस के कंप्यूटर गीक हो जाएं, आप कुछ भी हो जाएं, आपको वो कामयाबी जो जापानी ज़ुबान दिलवा सकती है वो कोई और नहीं दिलवा सकता। क्यों कि अभी जापानी इंटरप्रेटर्स की किल्लत है, इससे फ़ायदा उठाइए। चलिए हम चलते चलते, जब बात हो रही है फ़नकारों की, तो फ़न और क्रिकेट का आपस में बड़ा करीबी रिश्ता है। क्रिकेट में मेरे आइडियल ज़हीर अब्बास थे, बड़ा दिलकश स्टाइल उनका, बल्कि जब आदमी किसी को पसंद करता है ना तो उसकी आदतें अपनाना शुरू कर देता है। तो लड़कपन में मैं जो था अपने मोहल्ले में ज़हीर अब्बास के नाम से मशहूर हो गया था, मैं ज़हीर अब्बास के स्टाइल में खेला करता था। हमारे एक और दोस्त थे, वो माजिद खान के स्टाइल में खेला करते थे, और वाकई जब खेलते थे तो माजिद खान का स्टाइल आता था। तो ज़हीर मुझे इतना पसंद था कि मैं ज़हीर की यानी लाशऊरी तौर पर ना चाहते हुए भी मैं ज़हीर के स्टाइल में खेला करता था। ये और बात है कि मैं टेनिस से खेलता था, वो हार्ड बॉल के प्लेयर थे। तो ज़हीर अब्बास ने कामयाबी के बड़े रिकॉर्ड कायम किए। लेकिन अगर आप कहें कि एक्चुअल क्रिकेट क्या है, एक्चुअल प्रॉपर क्रिकेट खेलने वाला कौन है, जिसने बिल्कुल बुक के जो बुक में लिखे जाते हैं क्रिकेट के उसूल, वो अगर उनका नाम लिया जाए तो मैं कहूँगा सचिन तेंदुलकर। तो सचिन तेंदुलकर का जो प्रॉपर शॉट खेलने का तरीका है, देखें छक्के मारना, हमारे शाहिद अफरीदी बड़े ज़बरदस्त छक्के मारते हैं, धोनी बड़े ज़बरदस्त हिटर है, लेकिन प्रॉपर स्टाइल से खेलना जो वो छक्के मारना एक इंटरटेनमेंट है, क्राउड इन्जॉय करता है, लेकिन प्रॉपर क्रिकेट क्या होती है वो सचिन तेंदुलकर से ज़्यादा बेहतर मेरे हिसाब से किसी को नहीं आती।
सचिन के बाद अगर दूसरा नंबर आप लेंगे तो गवास्कर, मैं कहूँगा गवास्कर बड़े प्रॉपर क्रिकेट खेला करते थे। हमारे मोहसिन खान, दिलकश क्रिकेट में आप कहेंगे कि दिलकश स्टाइल से कौन खेला करता था, तो मैं कहूँगा हमारे मोहसिन हसन खान, हमारे ज़हीर अब्बास, हमारे माजिद खान। लेकिन जो प्रॉपर क्रिकेट, जिसको प्रॉपर क्रिकेट, देखें आजकल चल रहा है कि इस उल्टे बल्ले से यूँ इधर घुमा दिया, शॉट इधर मार दिया, ये प्रॉपर क्रिकेट नहीं है। आपने ठीक है एंटरटेनमेंट के लिए आपने लोगों को खुश करने के लिए तो खेल लिया, लेकिन जो प्रॉपर क्रिकेट है वो सचिन तेंदुलकर से बेहतर और कोई नहीं करके दिखा पाया। गवास्कर उसको मैं कहूँगा दूसरे नाम पे लेंगे, ग्रेग चैपल बड़ा खूबसूरत नाम है, विवियन रिचर्ड्स, इन सब के स्टाइल बड़े खूबसूरत थे, लेकिन प्रॉपर क्रिकेट जो है वो सचिन तेंदुलकर को मैं कहूँगा वो वाकई किंग ऑफ क्रिकेट है, प्रॉपर क्रिकेट खेलने में। मेरी बातें पता नहीं क्या है ही बेकार बातें, कोई ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है। अगर एंजॉय करें तो ठीक है, कमेंट्स कर दीजिएगा, नहीं तो कोई ऐसी बात नहीं है। मेहनत करें। इस सब से इस लेक्चर का फोकस वही है कि आपने जापानी ज़ुबान में कुछ ऐसे कारनामे करने, इतना सीख लेना है, इतना माहिर हो जाना है कि लोग आपको कहें कि यार जापानी ज़ुबान अगर किसी को आती है तो इस शख्स को आती है। यहाँ तक आपने अपने आप को महारत के टॉप पर ले जाना। मेरे लिए दुआ कीजिए, मेहनत कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वगैरह वगैरह। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आरिगातो गोजाइमासिता।